हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 7। ठीक है बेटे। तो आज है हमारे पास कक्षा 11 का पहले यूनिट का 7वां वीडियो। और इससे पहले 6 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, जहां से आप यूनिट नंबर 1 को पूरा डाउनलोड कर सकते हो और उसके प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज का हमारा टारगेट है बेटे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो आज हमारा मेन अटेंशन रहेगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर। इसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां थी। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या संशोधन किए गए। और फिर हम पढ़ेंगे बेटे परमाणु या एटम की क्या परिभाषा होती है। फिर हम पढ़ेंगे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है। ठीक है बेटे। तो इस तरीके से आज हमारा मेन अटेंशन रहेगा डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर और परमाणु की परिभाषा और परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान पर। ठीक है बेटे। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हम पढ़ेंगे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या आप कह सकते हो एटॉमिक मॉडल ऑफ डाल्टन। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है, इससे पहले आपने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा है कि परमाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपने क्वेश्चन याद किया है कि परमाणु की खोज किसने की थी, डाल्टन ने। ठीक है। तो हमारा आज का कंसेप्ट यही रहेगा कि डाल्टन ने आखिरकार परमाणु की खोज किस प्रकार की और किस आधार पर डाल्टन ने परमाणु का नाम रखा एटम। ठीक है बेटे। तो हमारा टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं, आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आप साथ साथ लिखो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाओ। तो हमारा टारगेट है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, या आप कह सकते हो एटॉमिक मॉडल ऑफ डाल्टन या डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। देखो, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की यदि हम बात करते हैं तो डाल्टन ने बताया था कि यदि आपके पास कोई भी पदार्थ है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी पदार्थ है, पदार्थ ठोस भी हो सकता है, पदार्थ द्रव भी हो सकता है और पदार्थ गैस भी हो सकता है। पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। वैसे तो पदार्थ की 2 नई अवस्थाओं की भी खोज हो चुकी है, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया है कि पदार्थ की एक नई अवस्था की खोज हुई है, जिसे आप कहते हो प्लाज्मा। क्या कहते हो? प्लाज्मा। और पदार्थ की एक और नई अवस्था की खोज हुई है, जिसे आप कहते हो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो कुल मिलाकर पदार्थ की अवस्थाएं हो जाती हैं 5, पर मुख्य रूप से अर्थात सामान्य ताप दाब पर पदार्थ की 3 ही अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठोस, द्रव और गैस। डाल्टन ने बताया कि मान लो आपके पास कोई पदार्थ है और पदार्थ को यदि आप तोड़ते हो, विभाजित करते हो, तो पदार्थ के हमें प्राप्त होते हैं अणु। जो हमें छोटे कण प्राप्त होते हैं, उन छोटे कणों को हम कहते हैं अणु, या
अणु को आप इंग्लिश में कह सकते हो मॉलिक्यूल। अब ये जो अणु आपके पास हैं, इन्हें भी हम विभाजित कर सकते हैं, इन्हें भी हम तोड़ सकते हैं। तो यदि हम अणुओं को तोड़ते हैं तो हमें और भी छोटे कण प्राप्त होते हैं, जिन्हें कहा गया परमाणु। क्या कहा गया बेटे? परमाणु कहा गया। अब देखो, डाल्टन ने कहा कि परमाणु को हम आगे विभाजित नहीं कर सकते हैं, यानी परमाणु सबसे छोटा है। दोबारा सुनो ध्यान से। पदार्थ को यदि आप तोड़ोगे तो आपको अणु मिलेंगे, अणु को यदि आप तोड़ोगे तो आपको परमाणु मिलेंगे। डाल्टन के अनुसार परमाणु को आप तोड़ नहीं सकते हो, अर्थात परमाणु सबसे छोटा है, परमाणु अविभाज्य है, उसे विभाजित नहीं किया जा सकता है। इसलिए डाल्टन ने परमाणु का नाम रखा एटम। क्या नाम रखा बेटे? एटम नाम रखा। अब ये एटम जो है बेटे, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी के भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। यदि हम एटम का संधि विच्छेद करते हैं तो ए प्लस टम ऐसे आता है संधि विच्छेद एटम का, ए प्लस टम। यहां ए का मतलब तो होता है कैन नॉट। ए का मतलब क्या होता है? कैन नॉट। और टम का मतलब होता है कट। कैन नॉट बी कट, जिसे काटा ना जा सके, जिसे तोड़ा ना जा सके, जिसे विभाजित ना किया जा सके, अर्थात जो अविभाज्य हो। तो जो अविभाज्य है उसे ही एटम कहा था। यह एटम नाम इसलिए दिया था। अब परमाणु तो नाम हमारे देश के लोगों ने दिया है, परमाणु। पर डाल्टन ने क्या कहा था? एटम। एटम का मतलब जो सबसे छोटा है, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है, जो अविभाज्य है। तो इस तरीके से मेन कंसेप्ट तो डाल्टन का ये था कि पदार्थ को यदि हम तोड़ते हैं तो हमें अणु मिलते हैं, अणु को यदि हम तोड़ते हैं तो हमें परमाणु मिलते हैं, परमाणुओं को हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं, अर्थात परमाणु अविभाज्य होता है। इसका मतलब परमाणु सबसे छोटा कण है, इससे छोटा कोई कण है ही नहीं डाल्टन के अनुसार। अब तो आपके समझ में आई हुई है बात कि परमाणु से छोटे भी बहुत सारे कण होते हैं जो परमाणु के अंदर हैं, बहुत सारी संख्या में, जैसे इलेक्ट्रॉन। क्या इलेक्ट्रॉन परमाणु से छोटा नहीं है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मेजॉन, इस तरह के बहुत सारे कण हैं। ठीक है, पाई मेजॉन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम पढ़ाएंगे उसे भी। ठीक है, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है बेटे, पॉजिट्रॉन, एंटी प्रोटॉन, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो परमाणु के अंदर होते हैं। तो जो पार्टिकल, जो कण परमाणु के अंदर होता है वो तो परमाणु से भी छोटा होगा। और डाल्टन ने क्या कहा था कि परमाणु ही सबसे छोटा है, परमाणु से छोटा कोई है ही नहीं, इसलिए उसने परमाणु का नाम एटम रखा। एटम ग्रीक भाषा का शब्द है, ए प्लस टम इसका संधि विच्छेद है। ए का मतलब होता है कैन नॉट और टम का मतलब क्या होता है? कट। तो डाल्टन ने इस तरीके से परमाणु की खोज की थी। अब परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु कौन से थे? देखो यहां से पढ़ते हैं। ये बात तो होगी सारी अलग, इसे तो हमें याद रखना है बात को कि किस तरीके से कंसेप्ट उसने लगाया था अपना डाल्टन ने। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला बिंदु क्या बताया? डाल्टन ने बताया कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यहां से लिखता हूं, प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे को बेटे अति सूक्ष्म लिख दूं। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर, अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं बेटे? जिन्हें परमाणु कहते हैं। ब्रैकेट में मैं लिखता हूं एटम, परमाणु या एटम कहते हैं। सबसे पहली बात डाल्टन ने बताई कि परमाणु सबसे छोटा है, अति सूक्ष्म है, और परमाणु का नाम उसने क्या बताया? एटम। दूसरी बात बताओ, पहली बात तो आपके समझ में आ गई। पहली बात क्या थी?
कि प्रत्येक पदार्थ बहुत छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। सबसे पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात डाल्टन ने क्या बताई? दूसरी बात डाल्टन ने बताई कि परमाणु, ध्यान से समझेंगे बेटे, परमाणु अविनाशी होता है। परमाणु अविनाशी होता है। अब बताओ समझ में आया क्या? अविनाशी का मतलब पता है आपको क्या होता है? अविनाशी उसे कहते हैं कि जिसे ना तो बनाया जा सकता हो और ना तो नष्ट किया जा सकता हो, उसे कहते हैं अविनाशी। तो आप लिख सकते हो कि परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात अर्थात परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न तो बनाया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है मतलब ये दो बातें हमारी समझ में आई। पहली बात तो ये समझ में आई कि परमाणु सबसे छोटा कण है। दूसरी बात समझ में आई कि परमाणु कैसा है? अविनाशी है। तीसरी बात डाल्टन ने क्या बताई? तीसरी बात डाल्टन ने बताई कि सभी, ध्यान से समझेंगे, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन भाग लेते हैं? सभी रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। परमाणु ही भाग लेते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले कण क्या हैं? परमाणु हैं। परमाणु ही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। चौथी बात क्या बताई? चौथी बात बताई कि एक ही तत्व के सभी परमाणु, एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। इसका मतलब यह है कि मान लो एक तत्व है सोडियम, एक तत्व है हाइड्रोजन। तो यदि हाइड्रोजन के सभी परमाणुओं को आप देखोगे तो उनके गुण एक जैसे होंगे। सोडियम के सभी परमाणुओं को आप देखोगे तो सोडियम के सभी परमाणुओं के गुण एक जैसे होंगे। लोहे के सभी परमाणुओं को आप देखोगे तो लोहे के सभी परमाणुओं के गुण एक जैसे होंगे। डाल्टन का मानना था कि एक तत्व है और उस एक तत्व के बहुत सारे परमाणु हैं, तो एक तत्व के जितने भी परमाणु हैं उन सब के गुण एक जैसे होते हैं। ठीक है बेटे। नंबर 5, पांचवी बात क्या बताई? दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़ सकते हैं। दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। आपस में जुड़कर अणु बनाते हैं। तो ये पॉइंट्स हैं बेटे। कितने पॉइंट्स हैं? 5। डाल्टन ने जब परमाणु सिद्धांत दिया था तो उसमें तो बेटे बहुत सारे पॉइंट थे, और उन बहुत सारे पॉइंट्स में से कुछ मुख्य पॉइंट्स जो जरूरी हैं उन्हें हमारे कोर्स में इंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे कोर्स में कितने पॉइंट बताए गए हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में? 5। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया कि प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे आप कहते हो परमाणु। अति सूक्ष्म का मतलब सबसे छोटा। नंबर 2, परमाणु अविनाशी होता है, अर्थात ना तो परमाणु को हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं। नंबर 3, रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणु ही भाग लेते हैं। नंबर 4, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। नंबर 5,
दो या दो से अधिक परमाणु आपस में जब मिलते हैं या जुड़ते हैं तो क्या बनता है? अणु बनता है। ठीक है, अब आगे हम बात करें कि अणु भी कई प्रकार के होते हैं, बात करेंगे इस बारे में भी। तो ये था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि डाल्टन ने तो बता दिया, डाल्टन ने बताया कि पदार्थ को तोड़ोगे तो अणु बनेंगे, अणु को तोड़ोगे तो परमाणु मिलेंगे, परमाणु को आप तोड़ नहीं सकते हो, इसका मतलब परमाणु सबसे छोटा है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु से छोटा कोई पार्टिकल है नहीं। पर बेटे फिर वैज्ञानिक आए, एक तो वैज्ञानिक आया थॉमसन, एक रदरफोर्ड, एक जेम्स चैडविक, एक गोल्डस्टीन, एक जूलियस प्लकर, इनके अलावा भी बहुत बढ़िया बढ़िया वैज्ञानिक आए और उन्होंने खोज करी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की। जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तो वैज्ञानिकों को पता चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो वे कण हैं जो परमाणु के अंदर पाए जाते हैं। इसका मतलब परमाणु से छोटे कण इस दुनिया में हैं। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत तक तो ऐसा माना जाता था कि परमाणु से छोटा कोई कण होता ही नहीं है इस दुनिया में। पर जब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हुई तब पता चला कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, परमाणु से भी छोटे बहुत सारे कण हैं। इसलिए हमारा तो ये सारा कंसेप्ट, सारा सिद्धांत ही फेल हो गया। डाल्टन ने तो यूं कहा था कि परमाणु सबसे छोटा है, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को आप ना तो नष्ट कर सकते हो ना तो बना सकते हो, ऐसा ही तो कहा था उसने। पर परमाणु सबसे छोटा यदि होता तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहां से आ गए? इसका मतलब परमाणु से छोटे बहुत सारे कण हैं। तो हुआ क्या, फिर डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में ये जो कमियां निकली, इन कमियों के बारे में वैज्ञानिकों ने सोचा। तो हम एक हेडिंग लिखते हैं, एक हेडिंग लिखते हैं, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या कमियां थी, क्या क्या लिमिटेशंस थी, किन किन बातों को डाल्टन का परमाणु सिद्धांत एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। ठीक है बेटे, देखो एक बात बताता हूं आपको, यह सिद्धांत निम्नलिखित बिंदुओं को समझाने में विफल रहा। कौन कौन सी बातों को नहीं समझा पाया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? नंबर एक, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आई? सबसे पहली प्रॉब्लम आई कि एक ही तत्व के परमाणुओं के, ध्यान से समझिए जरा, एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग क्यों होते हैं? अलग-अलग क्यों होते हैं? एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार अलग-अलग क्यों होते हैं? जैसे एक एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे हाइड्रोजन एक तत्व है 1H1, 1H2 और 1H3, देख लो आप। या फिर एक और एग्जांपल देता हूं 8O16, 8O17 और 8O18। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, पर आप इन दो एग्जाम्पल को देखो भाई। जब उसने यूं कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, कहा था उसने कि एक तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनके सबके गुण एक जैसे होंगे।
चाहे वो गुण परमाणु भार ही क्यों ना हो। भाई बहुत सारे गुण होते हैं किसी भी परमाणु में, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, आकार, परमाणु त्रिज्या, आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, विद्युत ऋणात्मकता, ये सारी बातें हमें पढ़नी है। अभी आपको अजीब लग रही होंगी। देखो, जब कहा गया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं, तो मुझे एक बात देख के बताओ बेटे कि ये एक तत्व के परमाणु है या नहीं है। हाइड्रोजन 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 कौन से तत्व के परमाणु हैं? हाइड्रोजन के हैं। और जब ये हाइड्रोजन के परमाणु हैं तो इनका परमाणु भार अलग अलग क्यों है? देखो, हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी तत्व के संकेत के नीचे की तरफ जो संख्या लिखी होती है, चाहे इधर लिख दो चाहे इधर लिख दो, यहां लिख सकते थे आप, जो संख्या नीचे लिखी होती है उसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर, और जो संख्या ऊपर लिखी होती है उसे हम कहते हैं परमाणु भार या एटॉमिक वेट। ठीक है बेटे, तो एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग क्यों होंगे जब यूं कहा था कि गुणों में समान होते हैं? देखो, तीनों के परमाणु भार अलग अलग हैं। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तत्व तो हाइड्रोजन ही है, एक ही तत्व के तो परमाणु हैं, हाइड्रोजन के ही तो परमाणु हैं। इनके परमाणु भार अलग अलग क्यों हुए जब आपने कहा था एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं? ऑक्सीजन 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 एक ही तत्व के 3 परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 3 परमाणु हैं, इनके परमाणु भार अलग अलग क्यों हैं? परमाणु भार वाला गुण अलग क्यों हो गया जब आपने कहा था कि एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होंगे उनके सारे गुण एक जैसे होंगे? तो ये परमाणु भार अलग अलग क्यों हुए? इसका कोई जवाब नहीं था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। ठीक है बेटे। नंबर 2, दूसरी कमी क्या थी? दूसरी किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत? दूसरी बात थी कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? संयोग करने का मतलब जुड़ना। परमाणु क्यों जुड़ते हैं आपस में? परमाणु अणुओं में क्यों बदलते हैं? क्या उन्हें कोई दिक्कत है, परेशानी है, प्रॉब्लम है? क्या समस्या है उनके साथ कि परमाणुओं को आपस में जुड़ना पड़ता है? इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में। जब वो परमाणु सिद्धांत था तो परमाणु के बारे में इस बात को भी समझाना चाहिए था कि 2 या 2 से अधिक परमाणु आखिरकार आपस में जुड़ते क्यों हैं, क्या समस्या है उनके साथ कि उन्हें जुड़ना पड़ता है। अब तो हमें इस बात का पता है। अब तो आप इसका उत्तर बता दोगे। क्या बताओगे उत्तर? आप बताओगे कि सर परमाणु इसलिए आपस में जुड़ते हैं जिससे उनकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, अर्थात उनकी बाहरी कक्षा संतृप्त हो जाए। प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा संतृप्त हो जाए। जब तक किसी परमाणु की बाहरी कक्षा पूरी नहीं भरती है, अर्थात संतृप्त नहीं होती है, तब तक परमाणु प्रयासरत रहता है, कोशिश में लगा रहता है कि कोई दूसरा परमाणु उसे ऐसा मिले जो उसकी समस्या को हल कर सके, जो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो पर उस समय की बात है जब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत दिया गया था। उस समय वैज्ञानिकों को इस बात का पता नहीं था कि परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं, कि क्यों जुड़ते हैं परमाणु आपस में। ठीक है बेटे। नंबर तीसरी बात, तीसरी क्या समस्या थी? तीसरी समस्या ये थी, तीसरा बिंदु ये था कि अलग अलग तत्वों या भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? ये बात बहुत गहरी है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। देखो, एक ही तत्व के परमाणु गुणों में समान है, ठीक है, और अलग अलग तत्वों के परमाणु गुणों में अलग अलग हैं। अब वैज्ञानिकों ने ऑब्जेक्शन जो ये लगाया ना,
इस ऑब्जेक्शन को समझना थोड़ा मुश्किल होता है बच्चों के लिए। देखो मैं समझाता हूं। मुझे एक बात बताओ कि पदार्थ को तोड़ोगे तो अणु मिलेंगे, अणु को तोड़ोगे तो परमाणु मिलेंगे। परमाणु सबसे छोटा है, परमाणु से छोटा कुछ भी नहीं है। जब परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है, उससे छोटा कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो इस दुनिया के सारे परमाणु लगभग एक जैसे होने चाहिए, क्योंकि वो सबसे छोटा पार्टिकल है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अभी आपके समझ में आना थोड़ा मुश्किल रहेगा। एक उदाहरण समझो कि आपका जो घर है, उस घर में कमरे हैं, है ना कमरे। कुछ कमरे ऐसे होंगे जहां आप सोते होंगे रात को, कुछ कमरे ऐसे होंगे जहां बैठ के आप खाना खाते होंगे, कुछ कमरे ऐसे होंगे जहां आप खाना बनाते होंगे, जिसे आप कहते हो रसोई घर, कुछ कमरे ऐसे होंगे जहां पर आप नहाने धोने का काम करते हो, जिसे आप कहते हो स्नान घर या फिर बाथरूम। ठीक है, कुछ टॉयलेट होंगे। तो टॉयलेट, बाथरूम, आपका रसोई घर, आपका बेडरूम, आपका स्टडी रूम, आपका डाइनिंग रूम, आपका ड्राइंग रूम, जिसे आप कहते हो बैठक, ये सारे कमरे ही तो हैं, पर सारे अलग अलग तरह के हैं। सारे एक जैसे थोड़ा ही हैं। पर ये सभी कमरे क्या एक ही जैसे इकाई से मिलकर बने हैं? आप कहोगे कि हाँ सर, कमरे तो दीवारों से मिलकर बनते हैं। और दीवारें किससे बनती हैं? दीवारें तो ईंट से बनती हैं। तो हमारे घर की जो सबसे छोटी संरचनात्मक इकाई है वो ईंट है। तो ईंट से ही तो बनी है हर चीज। भाई ईंट से आप चाहे कोई बेडरूम बना लो, ईंट से आप चाहे कोई रसोई बना लो, किचन बना लो, रसोई घर बना लो, और ईंट से चाहे आप टॉयलेट बना लो, ईंट से चाहे आप बाथरूम बना लो। बनाओगे तो सब कुछ ईंट से ही। यदि मैं एक पुराने घर की कमरे की दीवार में से, बेडरूम की दीवार में से एक ईंट निकालता हूं, उसे रखता हूं एक जगह, और एक टॉयलेट की दीवार में से ईंट निकालता हूं, उसे एक जगह रखता हूं, तो क्या आप दोनों ईंटों में अंतर कर पाओगे? और मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ, दोनों ईंट में से कौन सी ईंट कमरे में से निकली है, कौन सी टॉयलेट में से निकली है या रसोई घर में से निकली है? तो हमें पहचानना मुश्किल होगा। यदि पूरा मकान एक ही समय पर बनाया गया है, तो कमरे की यानी बेडरूम के दीवार की ईंट और रसोई घर के दीवार की ईंट में एक ही ब्रांड लिखा हुआ आएगा, एक ही कंपनी की, एक ही फैक्ट्री की, या एक ही भट्टे की ईंटें होंगी में। अंतर तो नहीं है। तो इसी तरीके से वैज्ञानिकों ने ऑब्जेक्शन लगाया कि जब परमाणु सबसे छोटा पार्टिकल है, तो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुण अलग अलग क्यों हैं? यानी कि परमाणु में भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूर अंदर है जिसके आधार पर गुणों में भिन्नता उत्पन्न हो रही है। थोड़ा सा डीप पॉइंट है। यहां लिखा गया तो बहुत आसान लगता है, ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? भाई भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? जब परमाणु सबसे छोटा है, उसी परमाणु से तो मिलके बनेगा नाइट्रोजन, उसी परमाणु से मिलके बनेगा हाइड्रोजन, उसी परमाणुओं से मिलके बनेगा ऑक्सीजन। जब कहा तुमने कि परमाणु सबसे छोटा है, परमाणु से छोटा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। तो उन्हीं ईंटों से जिस प्रकार बेडरूम, उन्हीं ईंटों से ड्राइंग रूम, उन्हीं ईंटों से रसोई घर बनता है, इसी तरह उन्हीं परमाणुओं से सारी चीजें बननी चाहिए, क्योंकि आपने कहा है कि परमाणु सबसे छोटा है। तो आप किस आधार पर बोल रहे हो कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं? ठीक है बेटे। अब आते हैं नंबर 4। और कौन से पॉइंट का एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर? एक ऑब्जेक्शन और लगा कि आपस में परमाणु आपस में किन बलों द्वारा, परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं? परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं? मतलब वे परमाणु जो आपस में जुड़ते हैं, जिन्हें आप कहते हो कि परमाणु आपस में जुड़कर अणु बना लेते हैं, तो वे परमाणु किसी बल के द्वारा तो आपस में जुड़ते होंगे। कोई आकर्षण बल तो लगता होगा दो परमाणुओं के बीच में, जो दो परमाणुओं को आपस में जोड़ता है। वो आकर्षण बल कौन सा है और क्यों है वो आकर्षण बल? इस बारे में ऑब्जेक्शन लगाया गया डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर, जो बिल्कुल सही था।
अब तो आपको पता है, आप 9th क्लास में थे तभी आपने पढ़ लिया था कि दो परमाणु यदि आपस में जुड़ रहे हैं तो उस आकर्षण बल को हम कहते हैं रासायनिक बंध। क्या कहते हैं? रासायनिक बंध। और रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। वैद्युत संयोजक बंध, जिसे आप आयनिक बंध भी कहते हो, सह संयोजक बंध, उप सह संयोजक बंध। इन 3 रासायनिक बंधों के अलावा भी बहुत सारे बंध होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बंध हो गया, जैसे धात्विक बंध हो गया, जैसे वांडरवाल बंध हो गया, जैसे सिंगलेट लिंकेज हो गया, जिसे आप कहते हो एकल इलेक्ट्रॉन बंध। अनेक प्रकार के बंध हैं, पर उस समय डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में इन बंधों के बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया था, कोई बात नहीं रखी गई थी। नंबर 5, पांचवा पॉइंट ये था कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते हैं। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते हैं? मतलब परमाणुओं को क्या समस्या है कि वे स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं? भाई, कोई भी परमाणु यदि रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह पा रहा है। क्यों नहीं रह पा रहा है? क्या समस्या है परमाणु के साथ? उस समय वैज्ञानिकों को नहीं पता थी। आज तो आपको भी पता है कि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकता है। क्यों नहीं रह सकता है? बताओ अच्छा सोच के, क्यों नहीं रह सकता है परमाणु स्वतंत्र अवस्था में? बेटे, आपको पता है प्रत्येक परमाणु चाहता है कि उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं, उसकी बाहरी कक्षा संतृप्त हो जाए। जब तक उसकी बाहरी कक्षा संतृप्त नहीं होगी, अर्थात जब तक उसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़कर, तब तक वो शांति से नहीं बैठेगा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहेगा। और जब वो किसी दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाएगा और उसकी बाहरी कक्षा में हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, तो वो शांति से बैठ पाएगा। ठीक है? मनुष्य कब तक खाना खाता है? जब तक उसकी भूख नहीं मिटती है। और जब उसकी भूख मिट जाती है तो उसे खाना खाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती है। कार्य हम इसलिए करते हैं जिससे हमारी भूख मिट सके। हालांकि मनुष्य अब महत्वाकांक्षी हो गया है, बहुत सारी इच्छाएं हो गई हैं। हमारी आकांक्षाएं, हमारी इच्छाएं केवल भोजन तक सीमित ही नहीं रह गई हैं। अब तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी टारगेट्स है कि मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, फलाना भी होना चाहिए, ढिमकाना भी होना चाहिए, ऐरा गैरा नत्थु खैरा पता नहीं क्या क्या होना चाहिए। ठीक है? पर हम तो भोजन तक सीमित थे, एक समय ये था। तो ये थी आपके डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। इसके अलावा भी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में बहुत सारी कमियां हैं, पर मुख्य रूप से कम ये 5 कमियां आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात हमने पढ़ी कि एक तत्व के परमाणु परमाणु भार इनके अलग अलग क्यों होते हैं। इसके अलग अलग हैं। हाइड्रोजन के तीनों परमाणु हैं, इनके भार अलग क्यों हैं? ऑक्सीजन के तीनों परमाणुओं के परमाणु भार अलग क्यों हैं? जब आपने कहा था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में समान होते हैं। नंबर 2, परमाणु आपस में संयोग क्यों करते हैं? आपने कहा था कि परमाणु आपस में संयोग करके अणु बनाते हैं, संयोग क्यों करते हैं? इस बात का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। नंबर 3, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु गुणों में भिन्न भिन्न क्यों होते हैं? जब आपने कहा कि परमाणु सबसे छोटा है, उससे छोटा कुछ नहीं है। नंबर 4, परमाणु आपस में किन बलों द्वारा जुड़े होते हैं? कौन से बल हैं जो आपस में जोड़ते हैं परमाणुओं को? नंबर 4, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रह सकते हैं? क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, क्या परेशानी है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन कौन से परिवर्तन किए गए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। देखो बेटे, अब हम सीखेंगे डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में संशोधन, मॉडिफिकेशन।
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या क्या संशोधन किए गए, क्या क्या चेंजेस किए गए और क्यों किए गए चेंजेस। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज हो चुकी थी थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक, गोल्डस्टीन, जूलियस प्लकर के द्वारा, और इसलिए पता चल गया था वैज्ञानिकों को कि परमाणु से छोटे भी बहुत सारे कण हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम यहाँ एक बात लिखते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की खोज के बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में निम्नलिखित संशोधन किए गए। कौन कौन से चेंजेस किए गए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटे। नंबर 1, सबसे पहला संशोधन, इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद ये सब कुछ हुआ था। सबसे पहला चेंज ये हुआ कि परमाणु या एटम, कुछ भी कह सकते हो आप, परमाणु अविभाज्य व अति सूक्ष्म नहीं है, यानी अविभाज्य नहीं है और सबसे छोटा नहीं है, अति सूक्ष्म नहीं होता है। ऐसे लिख दूं बेटे, परमाणु अविभाज्य व अति सूक्ष्म नहीं होता है, यह परमाणु अविभाज्य व अति सूक्ष्म नहीं होता है, अपितु परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि कण पाए जाते हैं, जो परमाणु से भी छोटे हैं, इसलिए ही तो पाए जाते हैं, परमाणु में पाए जाते हैं। यानी कि परमाणु सबसे छोटा नहीं है। पहले तो कहा था अति सूक्ष्म है परमाणु, अब कह रहे कि परमाणु अति सूक्ष्म नहीं है, परमाणु से छोटे और भी बहुत सारे कण हैं। पहले कहा था कि परमाणु अविभाज्य है, अब कहते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। ठीक है बेटे। तो एक तो ये बात परिवर्तित करना पड़ा, इस बात में चेंज करना पड़ा, इस बात को परिवर्तित करना पड़ा। नंबर 2, दूसरा चेंज क्या किया गया, एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं, जिन्हें हम समस्थानिक कहते हैं, एक ये परिवर्तन किया गया। जैसे वही 2 एग्जाम्पल यहां लिखूंगा मैं, 1H1, 1H2 और 1H3, एक ही तत्व है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, एक ही तत्व के परमाणु हैं और इनके परमाणु भार हैं अलग अलग। और एक एग्जाम्पल और लिख लो, ऑक्सीजन वाला, इसकी जरूरत पड़ेगी बेटे हमें। ठीक है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं इन 2 एग्जाम्पल को कि इनकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए लिख रहा हूं। कहाँ जरूरत पड़ेगी, अभी थोड़ी देर में जरूरत पड़ने वाली है, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी।
तो दूसरा परिवर्तन ये किया गया कि एक ही तत्व के परमाणुओं के परमाणु भार अलग अलग हो सकते हैं और ऐसे परमाणुओं को हम कहते हैं समस्थानिक। इसी के साथ साथ एक परिवर्तन और किया गया, एक परिवर्तन किया गया कि जो अलग अलग तत्व हैं, यानी भिन्न भिन्न तत्व, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग तत्व हैं, उनके परमाणुओं के भार एक जैसे हों। ठीक है बेटे, इनको हम तो लिखते ही नहीं है, चलो इनको समभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समभारिक। इन्हें कहते हैं बेटे समभारिक। जैसे इसका भी एक एग्जांपल देता हूं। समभारिक का एक एग्जांपल लिखो, 18 AR 40, 19 K 40 और 20 CA 40। ये वाला एग्जांपल लिख लो। देखो इसमें आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम है, अलग अलग तत्व हैं। देखो ये आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, पर इनके परमाणु भार तो समान है। क्या है बेटे? इनके परमाणु भार एक जैसे हैं। देख लो दोनों के, तीनों के कितने हैं? 40, 40 और 40। अलग अलग तत्वों का एक गुण समान हो चुका है और वो गुण है परमाणु भार। तो ऐसा भी हो सकता है। ठीक है बेटे। नंबर 4, चौथी बात क्या बताई गई? चौथी बात बताई गई कि परमाणु लंबे समय तक अविभाज्य या अविनाशी नहीं होता है। मतलब परमाणु अविभाज्य हो सकता है और लंबे समय तक नहीं हो सकता है कि बहुत ज्यादा समय तक, कई दिनों तक, कई सालों तक ऐसा हो कि परमाणु अविभाज्य ही रहे या अविनाशी ही रहे। जैसे एक एग्जाम्पल उस समय दिया गया था, उस समय कहा गया था कि जो रेडियो एक्टिव परमाणु होते हैं ना, रेडियो एक्टिव एटम्स, ठीक है, रेडियो एक्टिव परमाणुओं की खासियत ये होती है कि इनके अंदर से रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा। और जब अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं तो एक परमाणु दो या दो से अधिक अलग तरह के परमाणुओं में बदल जाता है। तो परमाणु को हम कैसे कह देंगे कि वो अविनाशी नहीं है? एक परमाणु दूसरे परमाणु में जब बदल गया है तो वो अपने रूप का तो उसके समापन हो गया है और नए रूप में वो आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि परमाणु को हमने नष्ट कर दिया है, पुराने परमाणु को, और नया परमाणु हमने प्राप्त किया है। और अभी हम कह रहे थे कि परमाणु अविनाशी है, ना तो परमाणु को कोई नष्ट कर सकता है और ना ही परमाणु को कोई बना सकता है। हमने पुराने तत्व के परमाणु को नष्ट किया है और नए तत्व के परमाणु को हमने प्राप्त किया है। तो ऐसा हो सकता है, किनके साथ हो सकता है? जो रेडियो एक्टिव परमाणु हैं। तो जैसे रेडियो एक्टिव परमाणु में से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, जिससे नए परमाणु प्राप्त होते हैं, नए परमाणु प्राप्त होते हैं। देखो एक बात बताता हूं आपको, ये जो पॉइंट संशोधन में लाया गया था, मॉडिफिकेशन में जो पॉइंट लाया गया था, ये पूर्ण रूप से सही नहीं है। ठीक है भाई, रेडियो एक्टिव परमाणु तो एक अलग गुण हो चुका है, वो तो एक अलग बात है रेडियो एक्टिव परमाणुओं की।
पर फिर भी जो जो संशोधन किए गए थे उन्हें तो हमें डिस्कस करना ही है। अच्छा, एक संशोधन और लिखते हैं यहाँ, और क्या मॉडिफिकेशन किया गया था। परमाणु सदैव सरल पूर्णांक अनुपात में ही संयोग नहीं करते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि परमाणु हमेशा सरल अनुपात में ही संयोग करे, सरल पूर्णांकों के अनुपात में ही संयोग करे, ऐसा नहीं होता है हर बार। जैसे एक एग्जांपल देख लो, चलो अच्छा, आप जैसे आपने नाम सुना होगा सुक्रोज का, और सुक्रोज का फार्मूला आपको पता है चीनी का C12H22O11 ये होता है। इसमें यदि मैं कह दूं कि 3 तत्वों के परमाणु है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यदि आप अनुपात देखोगे तो 12, 22 और 11, 12:22:11 है। तो ये तो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, इसे सरल पूर्णांक अनुपात तो आपको कहना ही नहीं चाहिए। यदि अनुपात आता है इस तरह 1:2:3 या 1:3:4 या 1:3:5, इस तरह एक एक संख्या में पूर्णांक यदि हमें मिलता तो आप उसे कह सकते थे कि सरल पूर्णांक हैं, सरल पूर्णांक अनुपात में संयोग करते हैं परमाणु, ऐसा जरूरी नहीं है, किसी दूसरे अनुपात में भी संयोग कर सकते हैं। एक ये परिवर्तन किया गया था। ठीक है बेटे, अब हम आते हैं अगले पॉइंट पर आते हैं। चलो, ये तो हो गए चेंजेस कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में क्या परिवर्तन किए गए। अब हम निष्कर्ष पर आए हैं कि परमाणु क्या होता है, परमाणु या एटम का क्या मतलब होता है। देखो, मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि परमाणु किसी तत्व का छोटे से छोटा कण है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सबसे छोटा कण है। परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ठीक है बेटे, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने का काम परमाणुओं का ही है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। तो यहां आप लिख सकते हो कि परमाणु किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण होता है, वह छोटे से छोटा कण होता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक है बेटे, पर एक चीज इसके अलावा और याद रखनी है कि जो अक्रिय गैस के परमाणु हैं केवल वे ही स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं। अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं, और आपको इस बात का पता है कि अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में इसलिए रह सकते हैं क्योंकि उनकी बाहरी कक्षा में पाए जाते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, अर्थात उनकी बाहरी कक्षा होती है संतृप्त। जिसकी बाहरी कक्षा संतृप्त होगी, जिसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, या यूं कह दो कि जिसका पेट पहले से ही भरा हुआ होगा, उसे काम करने की क्या आवश्यकता है, वो तो स्वतंत्रता से रहेगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि केवल अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में, केवल अक्रिय गैस के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, जबकि अन्य तत्वों के परमाणु
जबकि अन्य तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। दूसरे तत्वों के परमाणु स्वतंत्र अवस्था में क्यों नहीं रहते हैं, आप बता सकते हो? इसलिए नहीं रह सकते हैं क्योंकि दूसरे तत्वों के परमाणु की बाहरी कक्षाएं पूरी भरी हुई नहीं होती हैं, संतृप्त नहीं होती हैं। बाहरी कक्षा में उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगली बात करेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, एक हेडिंग लिखते हैं बेटे, नोट। एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक बात ये ध्यान रखनी है कि यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे छोटा व सबसे हल्का परमाणु कौन सा होता है या किस तत्व का होता है, तो आपको उत्तर देना है कि सबसे छोटा व सबसे हल्का परमाणु होता है हाइड्रोजन का। किसका बेटे? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा है और सबसे हल्का है। एक बात तो यह ध्यान रखनी है, और एक ध्यान रखना है आपको, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा था, ईंट पर नाच, आपने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, और कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। ई माने इलेक्ट्रॉन की खोज टै माने टॉमसन ने की थी, वैसे असली नाम तो थॉमसन था। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने। वैसे ज्यादातर बुक्स में लिखा गया है प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी, पर आपको रदरफोर्ड ही याद रखना है यदि आप बोर्ड के एग्जाम में बैठे हो। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन ने, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। यह चीज आपने 9th क्लास में भी पढ़ी होगी, इसे हमें ध्यान रखना है। देखो, अब हमें क्या डिस्कस करना है? अब हमें बहुत खास चीज डिस्कस करनी है, जिसे हम कहते हैं परमाणु भार। परमाणु भार, या परमाणु भार को आप परमाणु द्रव्यमान भी कह सकते हो। वैसे तो परमाणु द्रव्यमान ही कहना चाहिए, वो ज्यादा सही होगा। हम इसे कहते हैं एटॉमिक वेट। परमाणु भार को एटॉमिक वेट ही तो कहेंगे बेटे, या फिर आप कह सकते हो एटॉमिक मास। तो क्या होता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास? बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा बेटे। परमाणु तो बहुत छोटा है, परमाणु का साइज बहुत छोटा है। जब परमाणु का साइज बहुत छोटा है तो हम उसे उठाकर किसी तराजू पर रखकर तो तोल ही नहीं सकते हैं, वो इतना छोटा है। तो उसे किसी बैलेंस से, किसी तराजू से, किसी तुला से तोलना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें उसका द्रव्यमान, उसका भार कुछ अलग तरीके से निकालना पड़ेगा, और वो जो अलग मेथड है वो है किसी दूसरे परमाणु से तुलना करना, कंपेयर करना। और जब कंपैरिजन की बात आती है, जब तुलना की बात आती है, तो हमारे दिमाग में एक परमाणु आता है हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन सबसे छोटा है, सबसे हल्का है, सबसे सरल है। तो हम वैज्ञानिकों ने सबसे पहले हाइड्रोजन को ही सेलेक्ट किया था दूसरे परमाणुओं का कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए, कि हाइड्रोजन के सापेक्ष ये परमाणु कितना भारी है, हाइड्रोजन के सापेक्ष ये दूसरा परमाणु कितना गुना भारी है। हाइड्रोजन के सापेक्ष जो 1 गुना भारी था उसका हमने परमाणु भार कहा था 1 है। जो हाइड्रोजन के सापेक्ष दुगना था भारी, उसे कहा परमाणु भार 2 है। जो हाइड्रोजन के सापेक्ष 3 गुना था उसे कहा परमाणु भार 3 है। पर यहाँ एक समस्या आ गई थी। समस्या जो आई थी वो समझनी थोड़ी सी मुश्किल है। क्या समस्या आई थी? कि हाइड्रोजन से जब हम तुलना कर रहे थे ना विभिन्न तत्वों की, भाई हमें किसी परमाणु का क्या निकालना है? परमाणु भार निकालना है, कि एक परमाणु में कितना वजन है, निकालना है।
और परमाणु भार निकालने के लिए हम किसी तराजू का, किसी तुला का, किसी बैलेंस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमाणु का साइज बहुत छोटा है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस परमाणु की, जिस परमाणु का आपको बाहर निकालना है, उस परमाणु की तुलना करनी पड़ेगी किसी मानक परमाणु से। और मानक परमाणु हमने सबसे पहले जो लिया था वो हाइड्रोजन लिया था। हाइड्रोजन से हम कंपेयर कर रहे थे, हाइड्रोजन से हम तुलना कर रहे थे विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की, और देख रहे थे कि किसी भी तत्व का परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितने गुना भारी है, ये देख रहे थे हम। पर समस्या यहां आई कि हमें जो परमाणु भार प्राप्त हुए उनमें बदलाव, चेंजेस मिला और पूर्णांकों में नहीं मिले। क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन जिससे आप तुलना कर रहे वो कौन है, हाइड्रोजन से कंपेयर कर रहे, हाइड्रोजन का अपने आप ही परमाणु भार निश्चित नहीं है। जिसका खुद का वजन निश्चित नहीं, उसकी कहां तुलना करोगे दूसरों से? क्यों नहीं है निश्चित? अभी थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था कि 1H1, 1H2 और 1H3, क्या हाइड्रोजन के सभी परमाणुओं का भार एक जैसा होता है? क्या हाइड्रोजन के सभी परमाणुओं का परमाणु भार एक जैसा होता है? आप कहोगे कि सर ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी, ये तो हाइड्रोजन, यो भी हाइड्रोजन, यो भी हाइड्रोजन। जिस हाइड्रोजन परमाणु से आप तुलना कर रहे हो, क्या पता वो हाइड्रोजन परमाणु परमाणु भार 1 वाला हो या 2 वाला हो या 3 वाला हो। तो कहीं तो तुलना इससे होगी, कहीं तो इससे होगी और कहीं तो इससे होगी तुलना। तो उत्तर जो हमें मिले, यानी कंपैरिजन करके, तुलना करके जो हमें सापेक्ष द्रव्यमान या भार प्राप्त हुए में एक जैसे थे ही नहीं, रिजल्ट ही नहीं एक जैसे थे। कभी तो सोडियम का परमाणु भार कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा, कभी कुछ आ रहा। तो इसलिए वैज्ञानिकों ने कहा हाँ, ये तो बात हमने सोची नहीं थी। वैज्ञानिकों ने क्या कहा कि ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी कि हाइड्रोजन खुद स्थिर नहीं है, हाइड्रोजन का परमाणु भार अपने आप ही निश्चित नहीं है, वो भी कई रूपों में मिलता है। तो हम भी तुलना करने चले तो किससे तुलना करने चले? हाइड्रोजन से। फिर वैज्ञानिकों के दिमाग में है, यार ऑक्सीजन को देख लो ना, इजीली अवेलेबल है। जब ऑक्सीजन की बात आई तो ऑक्सीजन में भी बाद में वैज्ञानिकों को अकल आई, यार ऑक्सीजन भी तो ऐसा ही है। कैसा है? 8 ऑक्सीजन 16, 8 ऑक्सीजन 17, 8 ऑक्सीजन 18। भाई ऑक्सीजन के भी 3 रूप हैं, 3 समस्थानिक हैं। देखो इनके परमाणु भार अलग अलग हैं। तो ऑक्सीजन से भी तुलना करनी शुरू कर दी थी हमारे वैज्ञानिकों ने, जो महान है इस दुनिया के वैज्ञानिक। पहले हाइड्रोजन से तुलना करी, देखा उसमें खुद में समस्या है, उसका खुद का भार निश्चित नहीं है, एक तरह का हाइड्रोजन होता ही नहीं है इस दुनिया में। और फिर हाइड्रोजन के बाद जो उन्होंने स्विच करा, जो ऑक्सीजन पे स्विच करा, बताओ ऑक्सीजन भी तो ऐसा ही होता है। तो ये जब समस्याएं आई ना, तो इन समस्याओं के बाद वैज्ञानिक पहुंचे अंतिम निष्कर्ष पर कि हमें कोई ऐसा तत्व लेना चाहिए जो प्रकृति में इजीली अवेलेबल हो, बहुतायत में उपलब्ध हो, पहली बात। दूसरी बात कि उसके समस्थानिक ना हो, कई रूप ना हो। तो ऐसा तत्व निकल कर आया है कार्बन। क्या निकल कर आया है? कार्बन। कार्बन के कई रूप नहीं होते हैं, अर्थात कई समस्थानिक नहीं होते हैं। अब वैज्ञानिकों ने कार्बन से तुलना की है, और कार्बन से तुलना करके क्या बताया है कि किसी भी तत्व के परमाणु का परमाणु भार वह संख्या होती है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है। क्योंकि कार्बन 12 का 1/12वां भाग लोगे, कार्बन 12 का मतलब ऐसा कार्बन जिसका परमाणु भार 12 है, तो कार्बन 12 के 1/12वां भाग लेना पड़ेगा, उसे ही हम इकाई मान सकते हैं। ठीक है? क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन से 12 गुना भारी है और हमें एकांक से, इकाई से, एक मात्रक से तुलना करनी है। तो हम यहां लिख सकते हैं परिभाषा कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु भार, बेटे जो रासायनिक विज्ञान होता है ना, उसमें भार और द्रव्यमान लगभग एक जैसी चीज होती हैं। आप भार भी कह सकते हो, द्रव्यमान भी कह सकते हो, क्योंकि आपको पता है रासायनिक विज्ञान में गुरुत्व त्वरण जी का तो कोई लेना देना है ही नहीं। भार और द्रव्यमान में अंतर होता है स्मॉल जी का, जिसे आप कहते हो गुरुत्व त्वरण या गुरुत्व जनित त्वरण।
तो आप यदि परमाणु भार लिखते हो, यदि परमाणु द्रव्यमान लिखते हो, दोनों का एक ही मतलब है। यदि हम रासायनिक विज्ञान पढ़ रहे हैं तो भार और द्रव्यमान लगभग एक जैसी चीजें हैं। तो हमने लिखा है किसी तत्व के परमाणु का परमाणु भार वह संख्या होती है, परमाणु भार वह संख्या होती है, कौन सी संख्या? जो यह बताती है, जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के एक परमाणु के, कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12वें भाग से, 1/12वें भाग से कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है। यह बिल्कुल सही परिभाषा है परमाणु भार की। ठीक है बेटे, तो हमें कार्बन 12 का मतलब यह है C6, यहाँ 6 लिख दो, 6C12, ये है इसका मतलब। यानी कि उसका परमाणु भार 12 होना चाहिए। परमाणु भार उसका यदि 12 है तो इसलिए हमने 1/12 किया है, जिससे हमें इकाई या एकांक भार प्राप्त हो जाए, एकांक परमाणु भार प्राप्त हो जाए, इसलिए हमने किया है 1/12। ठीक है बेटे, अब देखो एक बात बताता हूं आपको, यहां यही लिखता हूं, चलो। परमाणु भार का मात्रक, परमाणु भार का मात्रक होता है बेटे AMU, एटॉमिक मास यूनिट। कल भी मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया था। परमाणु भार का मात्रक एटॉमिक मास यूनिट होता है, ध्यान रखना है। तुल्यांकी भार का भी यही मात्रक होता है, तुल्यांकी भार भी हम कल पढ़ेंगे। अब देखो यहां हम समझेंगे कुछ मुख्य परमाणु भार जिनकी हमें बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, उन परमाणु भारों को हम सीखेंगे, ध्यान से देखना। देखो हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है यदि हम 1H1 की बात करते हैं, और हीलियम का परमाणु भार होता है 2, और कार्बन का होता है बेटे 12। कार्बन का तो 12 है, अभी लिखा था मैंने, 6C12 लिखा था ना। तो कार्बन का परमाणु भार कितना होता है? 12। नाइट्रोजन का परमाणु भार होता है 14। ये मुख्य मैं आपको बता रहा हूं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है, इनमें आपको रट्टा मारना है बिल्कुल। ठीक है, नियोन का परमाणु भार होता है 20, और बेटे सोडियम का होता है 23, सोडियम का परमाणु भार 23 होता है। मैग्नीशियम का परमाणु भार होता है 24, इनकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। एल्यूमिनियम का परमाणु भार होता है 27, और भी बहुत सारे परमाणु भार आप याद कर सकते हो, परमाणु भार आप याद कर सकते हो बहुत सारे, पर कम से कम इतने परमाणु भार आपको याद होने चाहिए जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। वैसे ज्यादातर क्या होता है, क्वेश्चंस में दिए होते हैं, जैसे कोई न्यूमेरिकल आया, उस न्यूमेरिकल में परमाणु भार हमें दे दिए जाते हैं ब्रैकेट में। ठीक है बेटे, पर फिर भी ये परमाणु भार या इससे ज्यादा थोड़े बहुते और परमाणु भार आप याद कर लेना जरूर। कैल्शियम का भी 40 ही होता है लगभग, कैल्शियम का भी 40 होता है, और बेटे लोहे का होता है 56, लोहे का होता है 56। तो कम से कम इतने परमाणु भार तो आपको याद रखने हैं। थोड़े बहुते और कर सकते हो आप, आपकी बुक में दिए होंगे लास्ट में परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे प्यारे नोट्स बनाने के लिए और एग्जाम में प्यारे प्यारे अंक प्राप्त करने के लिए। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां थी, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कौन कौन से संशोधन किए गए हैं।
और फिर हम निष्कर्ष पर पहुंचे कि परमाणु या एटम का क्या मतलब होता है। फिर हम पहुंचे परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान का क्या मतलब होता है। इस चीज को समझ लेना कि परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान सबसे पहले वैज्ञानिकों ने हाइड्रोजन की तुलना में निकाले थे और वे फेल हो गए थे। फिर ऑक्सीजन की तुलना में निकाल ले तो भी फेल हो गए। कार्बन की तुलना में निकाल ले तो सब ठीक ठाक है, मौसम भी अच्छा है, सब कुछ ठीक ठाक है कार्बन के रेस्पेक्ट में। हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में क्यों फेल हुए, ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में क्यों फेल हुए, और परमाणु का परमाणु भार निकालने के लिए तुलना ही करनी क्यों जरूरी है, क्यों कंपैरिजन कर रहे, क्यों तुलना कर रहे हम। ये सारी बातें हमने सीखी हैं। बस आप अपनी ईमानदारी और मेहनत से पढ़ाई करते रहो। कल हम डिस्कस करेंगे इससे अगला टॉपिक, ठीक है बेटे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।